तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल सल्तनत का एक महान शासक जिसका नाम है बाबर। और याद रखिएगा, आप लोग पता होना चाहिए, बाबर एक ऐसा मुगल सल्तनत का शासक था जिसके बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा सवाल। कोई भी एग्जाम, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ऑल एग्जामिनेशन, वो कोई भी एग्जाम हो, बाबर के बारे में आप लोग आएंगे। और बाबर के बाबू इसमें हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण जीवन परिचय और साथ साथ इसके इनके अनेक हर एक टॉपिक जो कि बाबू परीक्षा में आइए जाएगा। जो भी एग्जाम देंगे पूरे भारत में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं और उस एग्जाम के पैटर्न के संबंधित या एग्जाम से जितने भी रिलेटेड सवाल आएंगे, ये टोटल के टोटल इस टॉपिक में। और आपको मैं आश्वासन देता हूं कि एक बार यदि इस वीडियो को देख लिए तो आप हर एक बार ऐसा वीडियो आप खोजेंगे, क्योंकि आपको पूरा समझ में आने वाला है। आइए देखते हैं, पूरा अच्छे से कहानी की तरह समझिएगा। देखिए, बाबर आपको पता होना चाहिए, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? भारत में बाबर के। और बाबर के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। परिचय की बात करें तो तुर्की के चगताई शाखा से ये संबंधित है। तुर्की के चगताई शाखा से ये एक प्रकार की भाषा है जो यहाँ संबंधित है। संस्थापक की बात करें तो बात करें तो मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर है। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। और बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर सामने दिखाई दे रहे हैं, बाबर। ठीक है, तो याद रहेगा, मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है भारत में? तो बाबर को माना जाता है। बाबर के पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका जन्म की बात करें तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी फरगना में हुआ था। याद रहेगा, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। फरगना जो है उज्बेकिस्तान में पड़ता है और उसी वहीं के फरगना के एक शासक थे जिनका नाम है उमर शेख मिर्जा। उन्हीं उमर शेख मिर्जा के ये पुत्र थे। कौन? बाबर। तो बाबर के पिताजी का क्या नाम था बाबू? उमर शेख मिर्जा। ये याद रहेगा। बात करें, थोड़ा गौर करिए, यहाँ पर एक रिलेटेड सवाल है, देखिए। और इनकी माता जी का नाम था कुतुब निगार खानम। याद रहेगा, बाबर के पिताजी थे उमर शेख मिर्जा और माता जी का नाम था कुतुब निगार खानम। बात यहाँ पर है कि उमर शेख मिर्जा जो थे वो तैमूर के वंशज थे और माता जी जो थी ये मंगोल के वंशज चंगेज खान को माना जाता है। किसको? चंगेज खान को। और इनके पिताजी थे तैमूर के वंशज। तो याद रहेगा, तैमूर और मंगोल को मिलने से मुगल वंश का निर्माण हुआ था जिसका नाम है बाबर, क्योंकि बाबर ने ही मुगल वंश का क्या किया था? स्थापना किया था। तो याद रहेगा, जो बाबर जो थे वो अपने आप को तैमूर के वंशज मानना स्वीकार किए, मंगोल के वंशज नहीं स्वीकार किए, क्योंकि मंगोल के वंशज में जो है उनका नाम था चंगेज खां। चंगेज खां आप बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हैं, आपको पता होना चाहिए। और तो याद रहेगा बाबू कि बाबर का जो पिताजी थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा जो तैमूर के वंशज थे और माता के नाम था कुतुब निगार खानम। तो मंगोल और तैमूर मिलने से मुगल वंश का स्थापना हुआ है। याद रहेगा, मंगोल और तैमूर के मिलने से, यानी कि उमर शेख मिर्जा तैमूर वंशज के थे और कुतुब निगार मंगोल के वंशज थे। ये दोनों के मिलने से आपको पता नहीं, दोनों को शादी हुआ, तो इनसे क्या हुआ? बाबर का जन्म हुआ और बाबर जो है मुगल वंश का स्थापना किए। तो मुगल वंश में यानी मुस्लिम लोग, यानी मुगल वंश मंगोल और तैमूर के मिलने से बना है। ठीक है, बात करें कि उमर शेख मिर्जा जी के 1494 ईस्वी में क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। 1494 ईस्वी में क्या होता है? बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा जी के मृत्यु हो जाता है 1494 ईस्वी में। जब 1494 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, किनकी? बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की। तो मृत्यु के बाद मात्र 12 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना। कौन? बाबर। याद रहे बबुआ, यहाँ पर सवाल बहुत रिलेटेड है भाई कि फरगना कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, याद रहेगा 1494 ईस्वी में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद जो फरगना का शासक बनता है वो बनता है बाबर। और उस समय बाबर की आयु कितना था? 12 वर्ष। ओनली 12 वर्ष। सोचिए कि 12 वर्ष के लड़का का उम्र कितना होता है, सोच कितना होता है, विचार कितना होता है भाई। 12 वर्ष की उम्र में उनको फरगना का शासक बना दिया गया है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या होता है। एक मिनट।
नेक्स्ट, जैसे ही 1494 ईस्वी में उनके पिता की मृत्यु के बाद बाबर क्या बनते हैं, शासक बनते हैं, राजा बनते हैं फरगाना का। तो उन्होंने देखिए एक जगह था समरकंद, और समरकंद कहा जाता है कि वो सुव्यवस्थित जगह था और बहुत मनमोहक जगह था, ठीक है। और वहां पर कहा जाता है, ऐसा बोले हैं लोग कि वहां पर देखिए खान पान और वहां पर ना सुंदर सुंदर लड़कियां पाई जाती थी, मतलब कि वहां पर औरतें बहुत सुंदर थी। तो ये इसका इतना आकर्षण आया बाबर का कि बाबर जैसे ही राजा बनता है तो 1494 ईस्वी में समरकंद को जीतने का प्रयास करता है पहला बार। याद रहेगा 1494 ईस्वी में समरकंद को जीतने का प्रयास किया कौन, बाबर, परंतु असफल रहा। असफल मतलब समझ में आ रहा है, सोचिए 12 वर्ष के सिर्फ लड़का और 12 वर्ष अपने पिता की मृत्यु 1494 ईस्वी में होने के बाद ही वो आक्रमण कर देता है समरकंद को, और समरकंद को जीतने का प्रयास भी करता है, बट असफल रहा क्योंकि उतना वो रणनीति युद्ध नीति नहीं जान रहे थे। लेकिन हार कहां से मानने वाले हैं भाई बाबर। बाबर फिर क्या करते हैं 1497 ईस्वी में, फिर 3 वर्ष बाद वो समरकंद को जीत लिया। कहा जाता है कोशिश करने वालों को हार नहीं होती है। तो 1494 ईस्वी में वो हार गए थे, मतलब कि वो असफल रहे थे, लेकिन समरकंद को फिर जीत लिए। कितने दिन के लिए, 100 दिन के लिए। पुनः उस पर आक्रमण किया जाता है और वो हार जाते हैं फिर से। पुनः बाबू समझिए 4 वर्ष बाद अब की बार 1501 ईस्वी में पुनः जीता समरकंद को, इस बार 8 महीने के लिए जीता। तो देखिए उनको समरकंद बहुत पसंद था, बहुत पसंद था। हम बताए ना वहां की शोभा दृष्टि, वहां के औरतें, मतलब बहुत वहां पर मनमोहक थे सब। पुनः 1504 ईस्वी में कहा कि नहीं इस पर छोड़ो, ध्यान हटाते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ। उन्होंने 1504 ईस्वी में काबुल, जो काबुल समझ रहे हैं ना, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल, और गजनी को जीता। गजनी बताया था ना, मोहम्मद गौरी गजनी का सुल्तान था, तो याद रहेगा, जो कि अफगानिस्तान में पड़ते हैं। तो 1504 ईस्वी में उन्होंने काबुल और गजनी को जीता, दोनों अफगानिस्तान में, काबुल और गजनी को जीता कौन, बाबर। पुनः 1507 ईस्वी में उसने बादशाह की उपाधि धारण कर ली। देखिए भाई, कोई भी मुगल साम्राज्य या मुगल सल्तनत के जो शासक होते थे, कोई भी राजा बनता था, कोई भी मतलब जीतता था कहीं, अपने आप को बादशाह की उपाधि घोषित करता था। बादशाह का मतलब राजा होता है या किंग होता है। देखिए तो याद रहे 1507 ईस्वी में उसने बादशाह की उपाधि धारण की। परीक्षा में ये टॉपिक पूछ देता है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी, तो 1507 ईस्वी में। किसको जीतने के बाद, तो याद रहे काबुल और गजनी को जीतने के बाद। ठीक है मेरे भाई, आप लोग देखिए हर एक पॉइंट पर आप लोग सवाल पूछिए, कमेंट बॉक्स में हम आंसर देंगे जरूर। 1511 ईस्वी में उसने पुनः समरकंद पर आक्रमण कर लिया। देखिए हम कहाँ बोल रहे हैं, हम कब बोल रहे हैं ना कि समरकंद उसके लिए बहुत अच्छा था, वहां के मनमोहक दृश्य बहुत अच्छा लगता था उसे। तो 1511 ईस्वी में उसने पुनः समरकंद पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। पर क्या हुआ कि 1 वर्ष बाद यानी 1512 ईस्वी में उसे खो बैठा, फिर से खो बैठा मतलब समझ में आ रहा है ना, कि पुनः हार गया वहां पर, उसको खो बैठा। ठीक है, दूसरे आक्रमणकारी उसको आक्रमण कर लिए। फिर उसने सोचा कि बार बार समरकंद से काम चलने वाला नहीं है, बार बार हम समरकंद को जीत रहे हैं और बार बार हार जा रहे हैं, और बार बार। देखिए बाबू क्या किया, कहा कि छोड़िए इसको, हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो मध्य एशिया और समरकंद को छोड़कर भारत की ओर बढ़ा। कहा चलते हैं भारत की ओर। कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया है और भारत में खजाने की कमी नहीं है। तो याद रहेगा ये बाबर क्या किए कि मध्य एशिया और समरकंद को छोड़कर भारत में की ओर बढ़ा। देखिए बाबू अब कहा जाता है, थोड़ा ऊपर देखिए, मुगल वंश। बाबू याद रहेगा हम लोग पढ़ेंगे तो मुगल वंश में 1526 ईस्वी में ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। आप लोग पता होना चाहिए 1526 ईस्वी में युद्ध चला था। तो 1526 ईस्वी से लगाकर देखिए 1526 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था कौन, दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था बाबर। और 1526 से लगाकर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो जितना भी खानदानी थे, बाबर के लड़का हुमायूं के लड़का कौन, अकबर के लड़का जहांगीर के लड़का शेरशाह, उसके बाद औरंगजेब। तो इन लोग का जो नहीं होता है, कहा जाता है खानदानी जो थे
राजा जो थे इंडिया पर, यानी कि जो मुगल सल्तनत की, यानी कि बाबर के जो सल्तनत के जो शासक थे वो 1526 से 1707 तक मतलब राज किए। उसके बाद 1707 से 1857 तक, 1857 में अंतिम मुगल साम्राज्य बहादुर शाह जफर का ही मृत्यु हो जाता है, आप लोग पता होना चाहिए रंगून में। तो यहाँ से समझिए, तो मुगल वंश जो है 1526 में इंडिया में अधिकार कर लिए और 1857 तक खत्म हो गए। आइए देखते हैं बाबर का भारत पर आक्रमण। भारत समझिएगा, बाबर का भारत पर आक्रमण। देखिए डायरेक्ट तो बाबर भारत में आएंगे नहीं, पहले आसपास के क्षेत्रों को जीतते आएंगे, उधर पाकिस्तान जो क्षेत्र में पड़ता है। आइए देखते हैं 1519 ईस्वी में सीमा क्षेत्र बाजौर और भेरा को जीता। याद रहेगा, बाजौर और भेरा को जीता। सीमा क्षेत्र का मतलब होता है जो भारत से के सीमा, सीमा मतलब समझ में आ रहा है, जिसको हम लोग बॉर्डर बोलते हैं, तो उस क्षेत्र को पहले जीता। फिर 1519 ईस्वी में पेशावर तक जीता। पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है मेरे भाई। तो 1519 ईस्वी में पेशावर तक जीता। फिर 1520 ईस्वी में बाजौर और भेड़ा से पंजाब के सियालकोट तक मतलब जीत लिया। तो अभी पंजाब याद रहेगा, आज भी पंजाब जो है, आधा पंजाब इंडिया में और आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, तो उस क्षेत्र को जीता। ठीक है ना, इंडिया में अभी नहीं, ये अभी प्रवेश कर रहा है, और प्रवेश करने से पहले ये भारत के जो बाहरी हिस्सा है उसको अधिकार कर रहा है, उसके बाद ना भारत में प्रवेश करेगा जी। पुनः 1524 ईस्वी में उसने लाहौर, लाहौर समझ में पाकिस्तान में पड़ता है, और लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भाग को जीत लिया। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में ही पड़ता है। ठीक है ना, अभी पाकिस्तान में आ गया। अब इंडिया में 1524 ईस्वी में हो गया ना, 1526 में इंडिया में प्रवेश कर जाएगा। देखिए बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। और देखिए आप लोग बता दी जाए, यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध आप लोग हम लोग पढ़े थे, और आप लोग पढ़ाए भी थे कि 26 में पानी पिया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, और 28 में चल दिया, 29 में घर गया, और 30 में मर गया। तो याद रहेगा बबुआ, ये तो आप लोग पढ़े थे, हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि 26 में पानी पिया, यहाँ पर मर गया लिखिएगा, देखिएगा 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। ये हम लोग पढ़े थे कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, और खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, और 1519 में घौर यानी घाघरा का युद्ध हुआ था, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गया था। तो आराम से इसमें 1526, 1527, 1528, 1529, 1530 ये सभी के सभी युद्धों को आराम से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे बाबू। याद रहेगा, 26 में खाना पानी पिया यानी पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाया यानी खनवा का युद्ध, 28 में चल दिया यानी चंदेरी का युद्ध, 1528 में 29 में घर गया यानी घाघरा का युद्ध, और 1530 में यानी 30 में घर गया यानी मर गया, सॉरी 30 में वो क्या बोलते हैं, मर गया, बाबर का मृत्यु हो गया था 1530 में। आइए देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, आइए देखते हैं। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को क्या किया, पराजित किया। क्यों पराजित किया, क्या बात था। ये बाबर देखिए रणनीति में, और वो बोलते हैं ना रणनीति और प्लस में युद्ध नीति में माहिर हो चुका था उस समय, क्योंकि वो बहुत बार आक्रमण पहले देख रहे हैं ना जीत कर आ रहा है, और बहुत कम सैनिक लेकर आया था इंडिया में। लेकिन इंडिया में देखिए क्या होता है कि बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया। कब, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत आप समझ रहे हैं, पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर है। और प्रथम बार जब भारत में लोग पहले कभी भी आज तक तोप नहीं देखे थे, और ये बाबर ने प्रथम बार तोपखाना का प्रयोग किया था। तोपखाना समझ रहे हैं, यहाँ पर तोपखाना लगाया हुआ है। याद रहेगा, प्रश्न ये भी आ जाएगा कि कौन सा ऐसे मुगल सल्तनत के शासक थे जिन्होंने पहली बार तोपखाना का प्रयोग किया था। तो याद रहेगा बाबर ने किए थे। कब किए थे, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और तुलगामा युद्ध नीति का यानी कि उज्बेक से ग्रहित का प्रयोग किया। तुलगामा युद्ध नीति क्या है, तुलगामा युद्ध नीति एक ऐसा नीति है जिसमें कम सैनिक होते हुए भी एक ऐसा रणनीति तैयार करना जिससे बहुत ज्यादा सैनिकों को मारा जा सके। तो याद रहेगा, ये बाबर के पास बहुत कम सैनिक थे इब्राहिम लोदी के सैनिकों के अपेक्षा, तभी भी इन्होंने ऐसा नीति अपनाया
जिसका नाम है तुलगमा युद्ध नीति। और इस युद्ध नीति के दौरान इन्होंने क्या किए थे, आप लोग बता दिए, तोप का प्रयोग किए और वो बाबर ने इब्राहिम लोदी को अच्छे से पराजित कर दिए। तोप सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया। उस्मानी विधि क्या होता है, देखिए उस्मानी विधि में एक ऐसा विधि है जिसमें तोप का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि कि ये तोप जब ब्लास्ट करता है, तोप से जो निकलता है गोला, तो अधिक से अधिक लोगों को हत्या कर दे, मार दे। तो तोप सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया था। और तोप का संचालन जो कर रहे थे, याद रखिए ये परीक्षा में रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध में तोप का संचालन किसने किया था, तो उस्ताद अली कुली ने किया था। उस्ताद अली कुली ये बाबर की तरफ से, बाबर के एक सेनापति ही हैं, और वो क्या कर रहे थे, तोप का संचालन कर रहे थे, जिसका नाम है उस्ताद अली कुली। तो तोप का संचालन किसने कर रहा था बाबू पानीपत के युद्ध में, तो याद रहेगा उस्ताद अली कुली कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट। और याद रहेगा बंदूकधारियों का नेतृत्व। बंदूकधारियों का नेतृत्व का मतलब होता है, देखिए तोप, और तोप के पीछे पीछे लगे रहते थे क्या चीज, सब बंदूक ले लेकर। और बंदूकधारियों का याद रहेगा बबुआ, यहाँ पर दिया है कि उस बंदूकधारियों का नेतृत्व किसने कर रहा था, उस्ताद मुस्तफा। ये तोप जितना चलाने वाले थे, तो तोप चलाने वाले का संचालन कर रहे थे उस्ताद अली कुली, और बंदूकधारियों का नेतृत्व कर रहे थे उस्ताद मुस्तफा। ये मुस्तफा जो थे, उस्ताद मुस्तफा, जिन्होंने सभी जितने भी बंदूक चलाने वाले थे बंदूकधारी, उनका नेतृत्व कर रहे थे। यानी कह सकते हो कि ये यही ऑर्डर देते थे, तब बंदूक चलता था, गोली चलता था। बाबर ने 1526 में स्वयं को बादशाह की उपाधि घोषित कर लिया। क्यों नहीं करेगा बाबर, क्योंकि उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया है ना दिल्ली में। तो यार बाबर ने 1526 में स्वयं को बादशाह की उपाधि धारण कर लिया और भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। तो बाबू ये याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, बाबर ने किया था। कब किया था, 1526 में। कब भाई, तो याद रहेगा पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद। याद रहे 1526 में, 26 में पानी पिया, याद रखिएगा ये बाबू। तो 26 में, 1526 में ये क्या किए कि मुगल वंश की स्थापना किए थे। क्या करने के बाद, पानीपत के युद्ध जीतने के बाद। युद्ध के पश्चात बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि दिया था। याद रहे कलंदर, ये उदारता क्या है, देखिए बाबर, आप लोग पता होना चाहिए, एक लुटेरा था। बाबर एक क्या था, लुटेरा था, जो इंडिया में लूटने के लिए ही आया था। क्या किया था कि देखिए बाबर एक ऐसा व्यक्ति था कि वो जितना भी सामान को लूटता था इंडिया में, अन्य मतलब कि क्या, राजाओं को हराकर, अन्य शासकों को हराकर, अन्य रियासतों को हराकर बोल सकते हैं, तो उनके द्वारा लूटे गए जितना संपत्ति होता था वो अपने सैनिकों में समान रूप से बांट देता था। तो वहाँ उसके जो सैनिक थे, उसके जो लोग थे, वो कहे कि बाबर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जिन्होंने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए, भेदभाव नहीं किए, जिसकी वजह से बाबर की उदारता के कारण, इसी उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि दिया, दमादम मस्त कलंदर। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये लोग क्या थे, लुटेरे थे। आगे चलते हैं। खानवा का युद्ध, याद रखिएगा 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया। अभी पढ़े ना खानवा का युद्ध, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया। और खानवा का युद्ध समझिए बाबू, खानवा का युद्ध जो हुआ था, आप लोग पता होना चाहिए, खानवा का युद्ध खानवा में ही हुआ था, लेकिन खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा कौन है, आइए थोड़ा देखते हैं। राणा सांगा जो है बाबू हलो, ये जो है उदय सिंह के पिता है, उदय सिंह के पिता है उदय सिंह, और महाराणा प्रताप के दादाजी हैं। महाराणा प्रताप के दादाजी, महाराणा प्रताप, वही महाराणा प्रताप, समझ में आ रहा है ना। महाराणा प्रताप के बारे में हम पढ़ेंगे बहुत विस्तार से। बहुत ये पता होना चाहिए कि ये मेवाड़ को कभी हारने नहीं दिए थे महाराणा प्रताप जी। तो याद रहेगा, ये राणा सांगा कौन थे, उदय सिंह के पिताजी और महाराणा प्रताप के दादाजी। और पता होना चाहिए ये एक बहुत ही, ये भी खतरनाक योद्धा थे, और इनका एक हाथ 1517 ईस्वी में, और एक आंख भी अपने भाइयों के साथ लड़ाई के दौरान इनका आंख फूट गया था।
रियासत को अपने भाइयों के साथ रियासत में, मतलब समझ में रहा, हम राजा बनेंगे तो हम राजा बनेंगे। राजाओं के होड़ में अपने भाइयों से लड़ते वक्त इनका एक आंख भी खत्म हो गया था। और 1517 ईस्वी में खेतड़ा का युद्ध लड़ने में इनका एक हाथ भी गायब हो गया था, कट गया था। और इनकी एक कहा जाता है कि इनके पैर में एक तीर लगा हुआ था और तीर की वजह से ये विकलांग भी हो गए थे, यानी कि लंगड़ते हुए चलते थे, ठीक है ना। और इनके शरीर में अनेक प्रकार के घाव भी देखने को मिला है। तो बाबर ने खानवा का युद्ध में राणा संगा को, समझ में रहा, राजपूत राजा राणा संगा को पराजित कर दिया था, ठीक है। और बाबर ने युद्ध के लिए जिहाद यानी इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध किया। अब बता रहे हैं, जैसे ही ये खानवा का युद्ध में यानी 1527 के युद्ध, खानवा के युद्ध में आपको पता होना चाहिए भारत में किन की शासक सबसे ज्यादा चलती थी। तो शासक थे, राजपूतों का शासन चलता था। तो ये क्या किया बाबर, अब देखा कि सुनिए, बाबर समझ में आ रहा है ना, राजपूत लोग हिंदू होते हैं, लेकिन ये बाबर सोचा कि जैसे ही मतलब इनको हम हरा देते हैं, किनको, राणा संगा को, तो राणा संगा को तो हरा भी दिए। हराने के बाद सोचे कि अब देखिए, अब यहाँ पर मुस्लिम धर्म का यानी मुगल वंश का स्थापना किया जाए। और क्या किया कि हराने के बाद बाबर ने युद्ध के लिए जिहाद का मतलब क्या होता है समझिए, कि साम दाम दंड भेद, किसी तरह से मुगल वंश आगे बढ़े, किसी भी तरह से मुगल वंश ज्यादा से ज्यादा हो। यानी कि मुगल वंश अगर ज्यादा होगा तो मुगल वंश के संस्थापक समझ में आ रहा है, बाबर को माना जाता है। तो याद रहेगा, बाबर ने युद्ध के लिए जिहाद का नारा दिया और ये इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध किया, यानी इस्लाम की किसी भी तरह से इस्लाम को विस्तार किया जाए, बढ़ाया जाए भारत में। युद्ध के पश्चात गाजी का धारण किया, गाजी का उपाधि ली। गाजी का मतलब क्या होता है, देखिए गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। काफिरों को मारने वाला मतलब समझिए कि जो मुगल सल्तनत के शासक काफिरों मतलब कि गैर मुस्लिम को, यानी मुस्लिम को छोड़कर गैर मुस्लिमों को हत्या करके या उससे लड़ाई करके जब युद्ध को जीत जाता है, तो उस जो जीतने वाला मुस्लिम होता है उसको क्या बोला जाता है, गाजी कहा जाता है। तो युद्ध के पश्चात इन्होंने गाजी यानी काफिरों को मारने वाला की उपाधि दी कि काफिर कौन होते हैं, गैर मुस्लिम मतलब समझ में रहा ना, मुस्लिम लोगों को छोड़कर। तो इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। कौन, बाबर ही नहीं है, बाबर उधर इमेज लगा हुई तो राणा संगा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध। तो याद रहेगा चंदेरी का युद्ध, ये 1528 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1528 बहुत इंपॉर्टेंट है भारतवर्ष के लिए। तो मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक का था महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था। बाबू समझिए, चंदेरी जो है एक जगह है और ये मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित है, ठीक है। और ये भारत में पड़ता है, देखिए। और महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था, व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र भी था। व्यापारिक मतलब समझ में आ रहा है ना, कि वहां पर व्यापार अधिक होता था। कहां पर, चंदेरी में। आप सुने हो ना चंदेरी साड़ी, तो ये चंदेरी जो है बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट था। तो युद्ध में समझिए, उसी चंदेरी के युद्ध में क्या किया कि बाबर ने मेदिनी राय, वहां के देखिए बबुआ, कह रहा है युद्ध में बाबर ने राजपूत सरदार मेदिनी राय का यहाँ पर इमेज लगाया हुआ है। तो क्या किया था बाबर ने राजपूत राजा सरदार थे जिसका नाम था मेदिनी राय, और मेदिनी राय को क्या किए, पराजित किया बाबर कब किया था बाबू मेदिनी राय को पराजित, 1528 में। यानी चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो याद रहेगा बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, सरदार मेदिनी राय के बीच हुआ था। और उसकी दो पुत्री भी थी, किनकी, मेदिनी राय की। जब वो परास्त हो गया, जब हार गई, उसको जब मार दिया गया बाबर के द्वारा, तो उनकी 2 पुत्री थी। कितनी पुत्री थी, 2 पुत्री। दोनों पुत्री बहुत सुंदर थी। तो कहा जाता है क्या, ये तो जान ही रहे हैं। तो बाबर ने वो दोनों पुत्रियों को अपने पुत्र, एक था बड़ा पुत्र था हुमायूं और दूसरा कौन था, कमरान। तो याद रहेगा हुमायूं और कमरान को क्या किया, भेंट दिया। एक पुत्री को हुमायूं को दे दिया, दूसरे को कमरान को। क्योंकि बाबू इसीलिए तो उदारता बोला गया है ना, उदारता इसलिए बोला गया है क्योंकि आपको पता हो बाबर का कलंदर क्यों माना गया है। तो आपको पता, जितना भी चीज लूटता था, लूटने में सिर्फ संपत्ति नहीं होता था, उसमें औरतें ये सब शामिल रहती थी, वो सबको बांट देता था, सब औरतों को भी करता था। मतलब समझ में रहना, अनेक प्रकार की खामियां खराबियां कार्य करते थे। और इस युद्ध में भी
उसने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए नारा दिया कि अब इस्लाम धर्म की कबूल। अब समझिए वो बहुत कम आए थे, लेकिन होता क्या है कि बाबर कहता है जितने भी सैनिक थे वो मुगल का, वो क्या करते हैं कि अन्य प्रकार के जो हिंदू या यहाँ के शासक वर्ग के जितने भी लड़कियां होती थी, औरतें होती थी, उनका हवस के शिकार बनाते थे और उनसे जो बच्चे उत्पन्न होते थे और वो मुस्लिम धर्म बन जाते थे, मुस्लिम लोग बन जाते थे। ऐसे ऐसे करते करते मुगल वंश का बहुत तेजी से विस्तार होना शुरू हो गया। और बाबर क्या कहता था कि जी जहाँ के मतलब कि राजाओं को यानी शासकों को जीतता था, उसके बाद वहाँ के सभी जो बचे खुचे जो जितने भी सैनिक होते थे उस राजा के जो हार चुके हैं, उस राजा के जितने भी सैनिक होते थे उस सैनिकों को कन्वर्टेड कर देता था, यानी मुगल वंश में शामिल कर लेता था। और मानेगा क्यों नहीं, वहाँ के लोग मानेंगे क्योंकि वे सल्तनत के राजा हैं भाई, मानेंगे क्यों नहीं वो लोग, तो मानना पड़ता था। और मानने के बाद ऐसे ऐसे करते करते मुगल वंश की स्थापना बहुत तेजी से विस्तार से होने लगी। ठीक है, उसके बाद समझिए बाबर ने, अब देखिए बाबू, घाघरा का युद्ध 1526 में, यानी 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, यानी घर गया नहीं घाघरा का युद्ध। 1530 में मर गया। तो आप लोग पढ़े हैं। तो घाघरा का युद्ध देखिए, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। आप लोग फिर से बोल रहे हैं कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। 26 में पानीपत का युद्ध यानी पानी पिया, 27 में खाना खाया यानी खनवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, अब 1529 में घाघरा का युद्ध, अब 1530 में मृत्यु। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले हम थोड़ा एक इस पर टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए बाबू, जैसे ही ना बाबू जिहाद का नारा दिया 1528 ईस्वी में, तो ये देखा कौन, बाबर, कि हमको तो मुगल वंश की स्थापना करना है, हमें भारत के पूरा भारत को मुगल सल्तनत में कन्वर्ट करना है। तो उसका थोड़ा सोच जो है, थॉट जो है बहुत आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद ही क्या करता है, देखता है कि इंडिया में ऐसे हम कौन सा कार्य करें जिससे तेजी से मुगल वंश की स्थापना हो, मुगल वंश बहुत तेजी से बढ़े। तो ये देखा बाबर कि भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी को पूजा अर्चना किया जा रहा है तो है राम जी। राम जी समझ में ना, श्री राम, राम जी, श्री राम लिख दो। तो श्री राम यानी राम जी की पूजा सबसे ज्यादा भारतवर्ष में की जा रही थी। कब? 1528 ईस्वी, मतलब पहले से ही किया जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि अरे हम भगवान क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि हमने मुगल वंश की स्थापना किया। तो अपने नाम चलाने के लिए, अपने आप को ईश्वर कहलाने के लिए, अपने आप को मतलब समझ में आ रहा है बड़ा बनने के लिए क्या किया कि बाबर ने 1528 में अयोध्या में स्थित राम मंदिर को, वहां को क्या किया, तोड़वा दिया, उसको एकदम तोड़वा के गिरवा दिया राम मंदिर को 1528 में। याद रखेगा 1528 में राम मंदिर को कब तोड़ा गया था? 1528 में। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। और क्या किया कि राम मंदिर को तोड़वाकर वहां पर बाबरी मस्जिद, अपना एक मस्जिद बना दिया 1528 में। याद रहेगा 1528 से 1529 तक इसमें काम चला था बाबरी मस्जिद बनाने में। कहां पर? अयोध्या में। 1528 में राम मंदिर को तोड़वाया और वहां पर बनवा दिया बाबरी मस्जिद। 1529 में बनकर रेडी हो गया, 1 साल बाद बनकर रेडी हो गया था, 1 साल लगा था बनाने में। लेकिन गलती क्या किया था बाबर कि उस राम मंदिर को बनाने के लिए उसमें उसी मालवे का प्रयोग किया था जो मंदिरवा से टूटा हुआ था। तो अब समझिए, अब वो मंदिर में कहीं उसमें मंदिर का ही जो टूटा हुआ भाग होता है उसमें लगा दिया जाएगा, तो समय के अनुसार वो बोलेगा ना कि इसमें क्या है। तो समय के साथ उसको पता चला कि वो वहाँ पर राम मंदिर था और वहाँ के स्थानीय लोग भी जान रहे थे यहाँ पर राम मंदिर था, क्योंकि वहाँ पर पूजा करने के लिए राम मंदिर, वहाँ पर बाबरी मस्जिद में भी राम जी, सॉरी हिंदू लोग जाते थे क्योंकि वो जानते थे यहाँ पर राम मंदिर था। ठीक है, और उसे अंततः 1991 में गिरा दिया, 91 या 92 में गिरा दिया बाबरी मस्जिद को। और याद रखिएगा उस बाबरी मस्जिद के लिए बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी युद्ध भी किया गया, अनेक प्रकार के दंगे फसाद किए गए। पुनः आगे चलते हैं और अब वहां उस जगह पर राम मंदिर बनकर पुनः रेडी हो चुका है। ठीक है, 500 वर्ष बाद बाबर ने, अब समझिए घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने अफगानी शासक मोहम्मद लोदी को पराजित किया। बाबर ने अफगानी शासक मोहम्मद लोदी को पराजित किया। याद रहेगा घाघरा युद्ध में किसके किसके बीच हुआ था? याद रहेगा बाबर और अफगानी शासक मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, और बाबर के लिए यह अंतिम युद्ध था 1529 में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसका तबीयत खराब हो जाता है और मृत्यु भी हो जाता है। देखिए, और बाबर ने, कहा जाता है
कि जब हुमायूं का तबीयत खराब हुआ था, मतलब थोड़ा समझ में आ रहा ना, तो उस तबीयत खराब में बोल रहा था कि ये मन्नत मांगा कि हमारे पुत्र का कुछ ना हो, हमारे पुत्र पर जो आफत आया है, जो दुख आया वो मेरे पास आ जाए। तो कहा जाता है कि ऐसे ऐसे मनते माना था कि बाबर का क्या हुआ कि वहाँ पर बाबर का रोग पकड़ता है और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्योंकि 28 में ये राम मंदिर को तोड़वा कर, तो देखिए जान आगे नहीं बोलेंगे, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद याद रहेगा 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। कौन, बाबर। बाबर की मृत्यु हो गई। उसके 100 को पहले, 100 मतलब लास्ट, उसके 100 को पहले दिल्ली के यानी सॉरी आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। आराम बाग में पता है ना महात्मा गांधी जी को दफनाया गया है। तो सुनिए ना, तो बाबर को सर्वप्रथम पहले आगरा में यानी समझिएगा आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में उसे देखिए बाबर का बात करें तो सबसे अच्छा जो पसंदीदा जगह था वो था काबुल। काबुल समझ में आ रहा, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। तो क्या किया गया कि जैसे ही बाबर की मृत्यु होता है तो मृत्यु होने के बाद उसके 100 को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया है। लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद हुमायूं क्या किया, उसके पुत्र, कि बाबर का जो अस्थियां था उसको कबार कर, उसके समाधि को निकाल कर, समाधि नहीं कर सकते वो दफन का कब्रिस्तान को, उसको कबार कर उसको काबुल में ले जाकर दफना दिया गया। तो पहली बार बाबर को कहां पर, आगरा के आराम बाग में, पुनः उसके 100 को यानी कि उसके हड्डियों को कबार कर कहां पर, काबुल में दफना दिया। किसने, हुमायूं ने। बाबर ने, बाबू समझिएगा, बाबर ने वास्तव में 4 प्रमुख रचनाएं किए हैं। कै गो, 4 प्रमुख रचनाएं। इनकी रचनाएं ही परीक्षा में आ जाता है। 4 प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे बाबर ने, समझिए बाबर की 4 रचनाओं में से सबसे बहुत बार परीक्षा में आने वाला बाबू रिकॉर्ड है 1 नंबर पर, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी को ही बाबरनामा कहा जाता है। और बाबू तुजुक ए बाबरी जो है ये बाबर का आत्मकथा है। आप लोग परीक्षा में आ जाएगा कि बाबर एक, देखिए तुजुक ए बाबरी एक पुस्तक है, समझ में रहा है ना, और उसको बाबरनामा भी कहा जाता है। और तुजुक ए बाबरी जो है समझिए ये तुर्की शब्द का है, तुर्की भाषा में है और उसी को हिंदी में बाबरनामा समझिए। तो तुजुक ए बाबरी जो है बाबरनामा का, यानी सॉरी बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा एक ही है, थोड़ा गौर करिएगा। ये बाबर का आत्मकथा है, इसमें बाबर के पूरा जीवनी मिलेगा, ठीक है, पहला रचना है। दूसरा है रिसाल ए उसज, जिसे खत ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। बाबू समझिए खत ए बाबरी, इसमें क्या होता है समझिए, ये जो है रिसाल एक उसज, खत ए बाबरी इसको जब बोला जाता है, ये भी बाबर के बारे में ही लिखा गया एक पुस्तक है। और तीसरा जो है इसमें नहीं डाला गया है, उसका नाम है दीवान। क्या नाम है, दीवान। ये बाबू एक कविताओं का क्या है, इस संग्रह है, इसमें कविता लिखा हुआ है दीवान। और ये समझिए कविताओं का संग्रह तीसरा रचना है। चौथा है मुबैमान या मुइबान ऐसे लिखा रहता है। तो मुइबान जो है नामक पद शैली की स्थापना किए थे। और मुबैमान क्या है समझिए, मुबैमान जो है बाबर के द्वारा एक इस्लाम धर्म का कानून बनाया गया है जिसका नाम है मुबैमान या मुबैमान इसको बोला जाता है। तो याद रहेगा इसने मुबैमान नामक पद शैली की स्थापना किए थे। ये मुबैमान का मतलब होता है इस्लाम के लिए एक कानून। तो ये अनेक प्रकार की ये 4 रचनाएं की प्रमुख। और आपको ये वीडियो आप लोग समझ में आया होगा, पढ़ाई समझ में, अगर इसको भाई पढ़ लेते हैं ना तो पूरा का पूरा बाबर से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आप अवश्य, कोई भी हो, बीपीएससी हो या अन्य प्रकार के एसएससी ग्रुप डी, रेलवे, बिहार दरोगा, अन्य प्रकार के जितने भी एग्जाम है या क्लास 12 उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे और आपका रिजल्ट अवश्य होगा मेरे भाई। और अगला वीडियो आपका हुमायूं के लिए। जय हिंद दोस्तों।